का जो सबसे लास्ट चैप्टर है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। हमने पिछले वीडियो में भी बात करी थी कि इस पूरी इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट में हम लोग ने किस बारे में चर्चा की। चार्ज की एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ही पढ़ते रहे और इस चैप्टर में हम लोग उस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन डिस्कस करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर शायद आपने नाम ना सुना हो, लेकिन शायद कंडेंसर का नाम सुना हो। ये वही है जो जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में यूज़ होता है। स्पेशली आपने देखा होगा जितनी भी मोटर वगैरह होती हैं, जैसे पंखा है या जो पानी वगैरह की जो मोटर होती हैं जो ऊपर चढ़ाती हैं, उसमें कंडेंसर ऊपर एक सिलेंड्रिकल फॉर्म का लगा होता है, उसी को बोलते हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैपेसिटर क्या होता है, इसके बारे में इसको हम लोग जो है कैसे डिफाइन करते हैं और इसका जो अरेंजमेंट है वो कैसे होता है, सारी चर्चा हम लोग चैप्टर में एक एक चीज़ पढ़ेंगे। ये चैप्टर जो है बोर्ड पर्पज से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसमें जो डेरिवेशन है वो इसके 2-3 डेरिवेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो कौन से डेरिवेशन है और वो कौन से न्यूमेरिकल्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और बोर्ड में पूछे ही जाते हैं। एक बात और भी है कि जनरली ये चैप्टर जो है लास्ट में बच्चे जब रिवीजन पार्ट आता है तो ज़रूर पूछते हैं, सर इलेक्ट्रोस्टैट का ये वाला चैप्टर रिवाइज करा दीजिए। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कुछ मिसकंसेप्शन वगैरह भी शायद रहता है, इसलिए जो है वो चीज़ें दोबारा ज़रूर पूछते हैं। तो हमारी कोशिश है इस वीडियो में कि हम हर चीज़ को क्लियर करके आपको बिल्कुल एक्सप्लेन कर दें और जो भी मिसकंसेप्शन आपके दिमाग में है वो दूर हो जाए। तो ये चैप्टर आपके बोर्ड पर्पज से बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको सीरियसली आपको करना है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इसमें जो हमने टर्म यूज़ किया है। सबसे पहले कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या चीज़ है? तो जैसा कि नाम है, कैपेसिटर मीन्स क्या हो गया है, कैपेसिटी टू होल्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ चार्ज। एक ऐसा अरेंजमेंट, एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को स्टोर कर सकें, उसको बोलते हैं कैपेसिटर। अब उस कैपेसिटर का काम क्या है? उस कैपेसिटर का काम क्या है? क्या हो रहा है, हमको ऐसा फ़ायदा मिल रहा है कि हम ऐसा करें तो ऐसा ऐसा होगा। तो जैसा कि हमने बताया कि ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की एप्लीकेशन है। तो जिस बॉडी में हम लोग जो है कंडक्टर में अभी देखेंगे चार्ज जब स्टोर करते हैं तो वहाँ पर जो चार्ज जिसमें स्टोर है तो वो स्टोरेज चार्ज जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर डेवलप करता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होती है कि एक कलेक्टिव फॉर्म में रहती है, जिसकी वजह से जहाँ पर हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है या अचानक बहुत सारी एनर्जी देनी होती है तो वहाँ पर हम जो है इस डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारी जगह हैं, जैसे आपने जनरली देखा है कि जो मोटर वगैरह होती हैं तो वो स्टार्ट लेने में बहुत ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है स्टार्ट करने में, है ना। अब जो हमारी ये जो एसी सप्लाई आ रही है वो तो 220 वोल्ट पे कांस्टेंट आ रही है, तो करंट हमारी हम उसमें कांस्टेंट है, लेकिन हमें स्टार्ट करने में ज़्यादा करंट चाहिए तो कौन प्रोवाइड कराता है? कैपेसिटर हमारा प्रोवाइड कराता है। तो कैपेसिटर क्या है? जनरली हमने डिफाइन किया, कैपेसिटर क्या एक अरेंजमेंट है, एक डिवाइस है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा यानी मैक्सिमम चार्ज स्टोर करा सकें। इस व्यवस्था को, इस डिवाइस को हम बोलते हैं कैपेसिटर। और उसका जो कैलकुलेशन पार्ट है वो हम किससे करेंगे? कैपेसिटेंस से। तो देखिए यहाँ पर हमने एक कंडक्टर लिया हुआ है। ये कैसा है कंडक्टर? अभी अनचार्ज कंडक्टर है। और अगर हम पूछें कि इस पर चार्ज कितना है, नेट चार्ज कितना है, तो आप कहेंगे 0। और इसका पोटेंशियल कितना है? अभी 0, कोई फील्ड नहीं बना रहा। लेकिन अगर इसको हम चार्ज सप्लाई कर दें तो क्या हुआ कि जैसे जैसे हम क्यू चार्ज सप्लाई करेंगे वैसे वैसे इसका पोटेंशियल क्या होगा? इंक्रीज करता जाएगा। और पोटेंशियल से कितना हो गया? क्यू चार्ज देने पे वी हो गया। तो हम कह सकते हैं क्यू क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी के है। और इस क्यू को हम ऐसे लिखेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे, यहाँ पर एक कांस्टेंट पुट करेंगे सी इंटू वी। तो सी क्यू इक्वल टू सी वी, इसका एक बेसिक फार्मूला है जहाँ पर सी को बोलते हैं कैपेसिटेंस।
कैपेसिटेंस। तो ये कैपेसिटेंस किसका है? ये हमने एक कंडक्टर लिया हुआ था। क्या लिया हुआ था? एक कंडक्टर था, अनचार्ज था, उसको हमने चार्ज कर दिया, तो हम कहेंगे कैपेसिटेंस किसका है? ऑफ कंडक्टर, ऑफ कंडक्टर। तो ये जो C टर्म है हमारा, C इज इक्वल टू, हम देख रहे हैं क्या है? Q/V है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो C टर्म है हमारा वो क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। और पहला मिसकंसेप्शन आप दूर कर लीजिए कि ये जो C टर्म है डज नॉट डिपेंड अपॉन द Q और V, ना तो ये Q पे डिपेंड करता है और ना ये V पे डिपेंड करता है। ये एक कांस्टेंट टर्म है। C की वैल्यू बढ़ सकती है या घट सकती है अगर कंडक्टर का शेप और साइज जो है वो चेंज हो, या कुछ और फैक्टर जो है अभी हम लोग बात करेंगे, लेकिन Q और V पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये वैसे ही टर्म है जैसे आपने शायद रेजिस्टेंस वाला पार्ट पढ़ा होगा ओम्स लॉ में, V या भी हम लोग आगे पढ़ेंगे भी करंट इलेक्ट्रिसिटी में, या 10th में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। V इक्वल टू क्या होता है? IR। तो यहाँ पर जो R टर्म है वो क्या है? कंडक्टर का, किसी कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग बोलते थे क्या? रेजिस्टेंस। तो ये जो R है इसको हम कैसे लिखते हैं? V/I। तो R जो टर्म है ये V/I, R क्या था यहाँ पे? कांस्टेंट टर्म था। क्या था हमारा? कांस्टेंट टर्म था। ना तो ये V पे डिपेंड करता, ना तो I पे डिपेंड करता। जो रेजिस्टेंस था ये एक्चुअली आपने देखा होगा क्या था? फार्मूला जनरली लिखते थे ρL/A। तो रेजिस्टेंस को डिपेंड करता है, वो प्रॉपर्टी थी रो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, लेंथ पे और एरिया पे। देखिए ना तो V पे डिपेंड करता ना I पे। वैसे ही ये C है, ना तो Q पे डिपेंड करता है ना तो V पे डिपेंड करता है। और इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होती है? कूलम पर वोल्ट, या इसको हम बोलते हैं फैरड। तो SI यूनिट है हमारी ये फैरड, साइंटिस्ट के नाम पे है। और ये जो फैरड यूनिट है वो काफ़ी बड़ी यूनिट है। तो जनरली आप जो हम लोग अपने कंडेंसर देखा होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें जो यूज़ करते हैं हम लोग, तो वहाँ पर फैरड नहीं होगा, माइक्रो फैरड लिखा होता है, या पिको फैरड का टर्म यूज हुआ होता है, या नैनो फैरड के टर्म में यूज होता है। तो ऐसे ही आपके जो न्यूमेरिकल दिए होंगे वो फैरड में नहीं होंगी यूनिट, तो इसकी जो स्मॉलर यूनिट है उसके टर्म्स में दी होगी। तो फैरड की जो स्मॉलर यूनिट फैरड SI यूनिट है, और इसकी स्मॉलर यूनिट कौन सी है? माइक्रो फैरड में यूज होगा। आपको मालूम है 1 माइक्रो फैरड को अगर हम SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नैनो फैरड दिया होगा तो हम 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर देंगे, स्मॉलर यूनिट है तो फैरड में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर पिको फैरड दिया होगा तो 10⁻12 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमको ध्यान रखना है कि यूनिट में जनरली आपकी ये 3 यूनिट में दी होगी, लेकिन SI यूनिट जो है इसकी वो क्या होती है? फैरड होती है। अच्छा, तो अभी ये बात आ गई हमारा कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर की। तो अब हम चाहते ये हैं कि ये तो कंडक्टर हमारा चार्ज स्टोर करा दिया। अब एक चीज सीधे सीधे दिख रही है कि ये जो कैपेसिटेंस है कांस्टेंट है, तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है? ना तो Q पे कर रहा है ना V पे कर रहा है। तो एक चीज ये है कि प्रैक्टिकली क्या देखा गया कि जैसे ये कंडक्टर हमने लिया, और अगर हमने छोटा कंडक्टर ले लें तो हम क्या देख रहे हैं कि उसका कैपेसिटेंस कम आ रहा है। क्यों कम आ रहा है? क्योंकि उसमें चार्ज जो है वो जो चार्ज होल्ड कर रहा है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 चार्ज थे, यहाँ पर देखिए 3 है, क्योंकि इसका साइज कम है। तो हमने क्या देखा? इसका जो कैपेसिटेंस आ रहा है ये C, इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा? कम आएगा। तो एक बात क्लियर है कि जो कैपेसिटेंस है वो किस पे डिपेंड करता है? साइज पे। तो लेकिन ये टर्म थोड़ा सा रिलेवेंट नहीं है कि हम साइज को बढ़ाएं साइज को घटाएं उससे कैपेसिटेंस हमारा कम और ज़्यादा होगा। तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे कैपेसिटेंस डिपेंड करता है? तो प्रैक्टिकली जो है वो देखा गया है वो फैक्टर कौन से हैं जिसपे C की वैल्यू डिपेंड करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे हम लोग बात करेंगे कि जो कैपेसिटर हम लोग आगे जो बनाने जा रहे हैं तो उसमें इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। तो कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे कैपेसिटेंस हमारा डिपेंड करता है? तो C जो है हमारा क्या है? Q/V है, टर्म बार बार हम बोल रहे हैं। Q जो है ये C Q पे डिपेंड नहीं करता, V पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है?
पहला टर्म तो हमने देखा शेप और किस पे करता है, साइज पे करता है, लेकिन हमने क्या कहा कि ये टर्म हमारा यहाँ पे रिलेवेंट नहीं होगा। हम काफ़ी बड़ा कंडक्टर भी अगर हम यूज़ करेंगे तो उससे होगा क्या कि जो हमारी जो डिवाइस है, जो अरेंजमेंट है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो आप यूज़ कर रहे हैं उसका साइज भी बड़ा हो जाएगा, तो ये टर्म हमारा जो है वो रिलेवेंट नहीं है। दूसरा प्रैक्टिकल पार्ट क्या देखा, अब हम कैसे बढ़ा सकते हैं इस कैपेसिटेंस की वैल्यू। तो देखा क्या गया है कि अगर हम कोई दूसरा मटेरियल यूज़ करें इसके पास में, कंडक्टर के पास में जो चार्ज कंडक्टर था, अगर उसके पास में हम जो है कोई दूसरा सब्सटेंस यूज़ करते हैं, मटेरियल यूज़ करते हैं, तो इसका कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारी जो है वो चेंज हो जाती है। मतलब मटेरियल यूज़ करने का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, उसकी परमिटिविटी से मतलब है। तो यहाँ पर हमने लिखा प्रेजेंस ऑफ मटेरियल या मटेरियल अराउंड द मटेरियल का मतलब क्या है यहाँ पर, मटेरियल का मतलब क्या है, उसकी परमिटिविटी से मतलब है। जो फिजिकल टर्म है हमारा वो क्या है, उसकी परमिटिविटी मटेरियल की। तो मटेरियल अराउंड द कंडक्टर, मटेरियल अराउंड द कंडक्टर। और जो तीसरा टर्म है वो है प्रेजेंस ऑफ another conductor अराउंड it। मतलब जिस कंडक्टर को हमने चार्ज की दिया हुआ था उसके पास में अगर हम एक दूसरा कंडक्टर ले आए तो क्या उसका इफेक्ट होगा। तो इसी से हम क्या करेंगे, तो पहला पॉइंट तो मतलब का नहीं है शेप और साइज बढ़ाने वाला, लेकिन जो दो पॉइंट हमने बताया है कि हम उसके अगर जो कंडक्टर जिसको हमने चार्ज किया था, जिसका कंडक्टर सी था, हम चाहते हैं इसकी कैपेसिटी और बढ़ जाए, तो हम क्या करें, उसके पास में दूसरा मटेरियल यूज़ करें। मटेरियल में बोले तो क्या, जो आपने देखा है डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस आपने पढ़े थे, तो हर एक की परमिटिविटी अलग अलग होती है। जैसे वाटर है, वैक्स है, ऑयल है, माइका शीट है, ग्लास है, तो हर मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग होती है। तो उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का क्या इफेक्ट हो रहा है अगर हम उस चार्ज कंडक्टर के पास में रखें। और फिर क्या है, तीसरा टर्म हमने क्या बताया कि जो चार्ज कंडक्टर था, अभी जो डायग्राम में बनाया था, कि अगर उसके पास हम जो है दूसरा कंडक्टर रखें तो उसका क्या इफेक्ट होगा। तो अब इन दो चीज़ों को यूज़ करते हुए हम लोग बात करेंगे कैपेसिटर की, तैयार करेंगे। और वो कैपेसिटर कितने तरीके के होते हैं, कैपेसिटर होते हैं 3 तरीके के। और कैपेसिटर 3 तरीके के कौन कौन से हैं, एक है स्फेरिकल कैपेसिटर, एक होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, और जो तीसरा है हमारा वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इम्पॉर्टेंट क्यों है वो भी आपको समझ में आ जाएगा, बाकी दो इम्पॉर्टेंट क्यों नहीं है वो भी जब हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करेंगे तो वहीं समझ में आ जाएगा, करने जा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि आपके सिलेबस में भी कौन सा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ना तो आपको स्फेरिकल पढ़ना है, ना आपको सिलेंड्रिकल पढ़ना है, और आपके शायद बुक में भी नहीं दिया है। तो हम लोग बात करते हैं किसकी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो सारे मिसकंसेप्शन जो है हम कोशिश करेंगे दूर करने की, और ये दो पॉइंट को हम अप्लाई करने जा रहे हैं, उसी से तैयार करेंगे। चलो, तो देखिए हमने क्या किया, एक प्लेट ले ली, यहाँ पे कैसी प्लेट है, प्लेन प्लेट है हमारी, और इसको हमने क्या किया, सपोज करिए क्यू चार्ज सप्लाई किया। जरा आप मिसकंसेप्शन अपना दूर कर लीजिए, क्योंकि कई बुक में डायरेक्ट दिया रहता है, तो वो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हम जल्दी से वो बता देते हैं। इस चीज़ को आप समझ लीजिए, अदरवाइज आपको लगेगा कि यहाँ पे चार्ज कैसे आया, यहाँ पे कैसे आया, यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा, तो सारी बातें हम समझ लीजिए। सपोज करिए कि कंडक्टर है अनचार्ज था, इसको हमने क्यू चार्ज दिया, तो क्या होगा कि ये जो क्यू चार्ज है ये इसकी दोनों सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऐसे कितना होगा, प्लस क्यू बाई 2 इस सरफेस पे और प्लस क्यू बाई 2 इस सरफेस पे। और इसको हम मैथमेटिकली निकाल भी सकते हैं, जनरली से हम वर्बली आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं
कि आप देखिए ये वाली प्लेट पे मान लीजिए डिफरेंट चार्ज हुआ, इस वाली प्लेट पे डिफरेंट चार्ज हुआ, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तो आप देखिए इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर जाएगी, इस तरफ जाएगी, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस तरफ जाएगी। और चूंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इधर का चार्ज और इधर का चार्ज क्या होगा, बिल्कुल बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसीलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट आपको बोल दिया कि ये जो है जब चार्ज हमारा जो हम किसी कंडक्टर को देंगे तो प्लेट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, आधा इधर आधा इधर। अब इसकी अगर पूरी मैकेनिज्म आपको समझना है तो टॉपिक थोड़ा सा अलग हो जाएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे जाना पड़ेगा हमें। तो इतनी बात आप अपने दिमाग में रख लीजिए। हमने कोशिश करी है कि बुक से भी जो है आपको जो चीज़ें नहीं क्लियर हैं वो क्लियर हो जाए। तो क्यू चार्ज जब हम सप्लाई करेंगे तो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, आधा इधर और आधा इधर। तो ये हमारा कंडक्टर कैसे हो गया, चार्ज कंडक्टर हो गया। अच्छी बात है। हम चाहते हैं इसकी कैपेसिटी को बढ़ाना। देखिए क्या किया हमने, अभी बात करी थी पॉइंट में कि या तो इसके पास हम क्या करें, कोई मटेरियल रखते हैं तो उस पर डिपेंड करता है इसका कैपेसिटेंस, और या फिर हम इसके पास प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर अराउंड इट, जो तीसरा पॉइंट बताया था उसकी बात करते हैं। तो हमने क्या किया, एक दूसरा कंडक्टर यहाँ पे रख दिया, और मान लीजिए इसका एरिया कितना था, ए, इसका भी एरिया हमने क्या ले लिया, ए। अभी क्या हुआ, इस चार्ज की वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा, यहाँ पर उतना ही निगेटिव चार्ज इंड्यूस करा देगा -q/2, और इतना ही प्लस चार्ज क्या करेगा, इस कंडक्टर का रिपेल कर देगा। तो यहाँ पे प्लस का यानी +q/2 चार्ज क्या होगा, इस प्लेट पे यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा हमारा। ये सिचुएशन आ गई। ये हमारा कंडक्टर था, चार्ज कंडक्टर था, और यहाँ पर जो चार्ज हुआ वो क्या हो गया, हमारा इंड्यूस हो गया। कैसे, माइनस चार्ज कहाँ पर इंड्यूस हुआ, इसकी इनर वाल पे, इस चार्ज की वजह से, और इसी चार्ज की वजह से प्लस चार्ज कहाँ गया, q/2 आउटर सर्कल। अभी हमने क्या किया कि इस वाल को हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। इस वाल को हमने क्या किया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया। तो अर्थ कैसी है हमारी, एक ह्यूज निगेटिव चार्ज बॉडी है। तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकलेंगे, निगेटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और इसके चार्ज को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे, इसके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो जब न्यूट्रलाइज कर देंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज हमारा जो है सारा का सारा वो कहाँ चला गया, एक तरह से अर्थ में चला गया, और ये चार्ज पॉजिटिव खत्म हो गया। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा तो ये निगेटिव चार्ज की जो इफिशियंसी है यहाँ पर जितना था ये कलेक्शन, वो धीरे धीरे क्या होगी, और बढ़ना चालू हो जाएगी इस प्लेट पे। तो जैसे निगेटिव चार्ज हमारा इस पे इंक्रीज करना चालू होगा तो होगा क्या कि इस साइड का जो पॉजिटिव चार्ज है वो शिफ्ट होने लग जाएगा इसकी तरफ, निगेटिव चार्ज की तरफ। तो ये सारा का सारा चार्ज, ये काम तब तक चलेगा जब तक ये सारा का सारा चार्ज इस प्लेट पर नहीं आ जाता। तो फाइनली पोजीशन हमारे पास क्या आ जाएगी कि ये वाली जो प्लेट थी, पहली वाली फर्स्ट प्लेट, और जो फर्स्ट प्लेट थी उसको चार्ज हमने कितना दिया था, +q दिया था। वो +q चार्ज सारा का सारा कलेक्ट होकर कहाँ जाएगा, इसकी इनर वाल पे। और जो दूसरी वाली प्लेट थी इस पे आप देखिए कि ये वाला जो प्लस वाला चार्ज था q/2 वो तो खत्म हो गया था, और निगेटिव चार्ज हमारा बढ़ के कितना हो गया, -q/2 से कितना हो जाएगा, ये माइनस का q हो जाएगा। तो मामला यहाँ पे चार्ज जो मूव कर रहा था निगेटिव चार्ज वो वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो फाइनल पोजीशन हमारी कुछ ऐसी आ जाएगी, जो पहली वाली प्लेट है वो उस पे प्लेट जो चार्ज हमने सप्लाई किया था q, वो इनर वाल पे आ जाएगा कलेक्ट होके चार्ज, और जो माइनस चार्ज है दूसरी वाली प्लेट पे इंड्यूस होके उसकी इनर वाल पे आ जाएगा। तो ये जो हमारा जो अरेंजमेंट तैयार होके आया है, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और ख़ास बात इसमें ध्यान रखिएगा, दोनों प्लेट का एरिया क्या होगा, सेम होगा। और दूसरी खास बात बिल्कुल कंफर्म है कि जितना चार्ज प्लस का इसकी इनर वाल पे कलेक्ट होगा, जितना भी कलेक्ट होगा, उतना ही चार्ज हमेशा नेगेटिव चार्ज इस वाले कंडक्टर के इनर वाल पे इंड्यूस्ड होगा। तो ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, अरेंजमेंट है। और इस अरेंजमेंट को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, एक प्रोसेस हमने ये आपको बताया। दूसरा प्रोसेस क्या है, देखिए दूसरा तरीका, इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं। आप दो प्लेटें ले लीजिए,
इन दोनों दोनों प्लेटें कहती हैं, फिर वही पैरेलल लेनी है, दोनों का एरिया क्या होना चाहिए, हम बार बार बोल रहे हैं सेम होना चाहिए, और इन दोनों प्लेटों को हमने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, दोनों प्लेटों को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो बैटरी से कनेक्ट करने पे क्या है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये निगेटिव पोटेंशियल है, तो इस कंडक्टर के जो निगेटिव चार्ज है वो किधर मूव करने लग जाएगा, पॉजिटिव से किधर आने लगेगा, इस प्लेट से किधर आने लगेगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो यहाँ पर जो चार्ज, अब निगेटिव चार्ज निकल के आएगा तो इस प्लेट पे कलेक्शन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमारा मूव करके इस प्लेट पे कलेक्ट हो जाएगा, और इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज इस पे होगा और इस पे कैसा होगा, माइनस क्यू चार्ज होगा। और ये प्रोसेस जो चार्ज का फ्लो है तब तक चलेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल, किसका पोटेंशियल, बैटरी का, बैटरी के टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस और इस प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं हो जाता। जैसे कि दो टंकी आपने कनेक्ट कर दी पानी की, तो पानी का फ्लो तब तक चलेगा जब तक कि दोनों का लेवल बराबर नहीं हो जाता। तो ये सिचुएशन है। तो आप चाहे तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसे डिजाइन कर सकते हैं, या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने क्या किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एक पॉजिटिव प्लेट हो गई हमारी, एक निगेटिव। तो फाइनली अगर हम बोले तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इम्पॉर्टेंट क्यों है, हमने बात करी थी, और यही आपके सिलेबस में है और इसी को पढ़ना है। तो ये हमने बताया आपको एक अरेंजमेंट उसका कि तैयार कैसे करते हैं। अब चर्चा करेंगे इसके कैपेसिटेंस की। तो आप देखिए ये इम्पॉर्टेंट क्यों है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर क्यों नहीं इम्पॉर्टेंट है, फिजिकल सिग्निफिकेंस उसका कितना क्यों नहीं है, या जो आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है वो इतना यूजफुल क्यों नहीं है। इसमें जरा देखिए, चलिए डायग्राम हटा के बात कर लेते हैं। तो ये हमारी पैरेलल प्लेट है, कैसी प्लेट है हमारी, पैरेलल प्लेट है, और इन दोनों का एरिया क्या है, सेम है, और इस पे चार्ज कैसा है, सेम है, और चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, यहाँ प्लस का है, और यहाँ कैसा है, माइनस का चार्ज है। जितना चार्ज प्लस का होगा उतना ही चार्ज माइनस का होगा। अब आप देखिए इसमें कि पैरेलल प्लेट जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है। देखिए पहली बात तो ये है कि अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर, ये दोनों कैसी बॉडी, चार्ज बॉडी है। अगर हम पूछें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ क्या होगी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो जरा देखिए अगर हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो प्लस क्यू चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी इवन, और उसकी वैल्यू क्या होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, गॉस थ्योरम में हम लोग निकाल चुके हैं। इस निगेटिव चार्ज के थ्रू यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, निगेटिव चार्ज की तरफ आएगी, क्या होगी वैल्यू, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि चार्ज डेंसिटी तो हमारी दोनों की, चार्ज देखिए सेम है, एरिया सेम है, तो चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा, चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज और एरिया दोनों प्लेट का सेम है, इसलिए चार्ज डेंसिटी क्या होगी, दोनों की सेम होगी। एक की प्लस में है और एक की कैसी है हमारी, चार्ज डेंसिटी माइनस में है। तो यहाँ पर चूंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं, चूंकि वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए मैग्नीट्यूड की बात करी, डायरेक्शन की बात करनी है, तो एक की अपोजिट प्लस चार्ज के थ्रू किधर जाएगी, ये जाएगी, माइनस चार्ज के थ्रू इधर आएगी, वैल्यू दोनों की बराबर है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। सिमिलरली यहाँ भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आ रही, देखिए प्लस चार्ज के थ्रू इधर जाएगी और माइनस चार्ज के थ्रू भी इधर ही चली जाएगी, क्यों भाई। तो यहाँ पर आप देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आ रही है वो कहाँ पर है, सारी की सारी जो है एक कलेक्टिव फॉर्म में है और इस डिवाइस के अंदर ही है, बाहर डिस्पर्स नहीं है। यानी जो एनर्जी हमारी जो दिख रही है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो सारी की सारी कहाँ पर है, इस प्लेट के अंदर है। और दूसरी बात ये है कि जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेस्टेज नहीं जा रही है, ऐसे नहीं जा रही है। अगर हम यहाँ पे सर्कुलर लेते या स्फेरिकल कंडक्टर होता इस पैरेलल प्लेट के बजाय, तो हमारी फील्ड लाइन कैसे जा रही होती, कुछ लाइनें बाहर जा रही होती, यानी फील्ड हमारी क्या होती, वेस्टेज होती। लेकिन पैरेलल प्लेट का सबसे जो बढ़िया एडवांटेज ये है कि एक तो यार सीधी प्लेट है, उनको बनाना आसान है, कोई भी चीज़ सीधी सीधी। और दूसरी बात ये है कि आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी सारी की सारी अंदर ही समाई हुई है ना। तो ये एक हमारा फ़ायदा है। तो हमने ये बताया अरेंजमेंट आपको कैसे तैयार करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसके कैपेसिटेंस की। तो जल्दी से देख लेते हैं इसका कैपेसिटेंस हम लोग कैसे निकालेंगे इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है पीछे से, कोई नई बात नहीं पढ़ रहे हैं। मेन बात बस इतनी थी
तो ये दो पैरेलल प्लेट है, दोनों का एरिया कितना है, ए है, और दोनों पे चार्ज कितना है, एक पे प्लस क्यू है, एक पे माइनस क्यू है। और इसको हम कैसे लिखेंगे, ये प्लस का हो गया इनर वाल पे, और इसकी इनर वाल पे कैसा है, माइनस चार्ज है। प्लेट के बीच जो डिस्टेंस है वो कितनी है, हमारी डी है। तो आप देखिए यहाँ पे कैपेसिटेंस की बात करनी है, इसके कैपेसिटेंस की। तो कैपेसिटेंस होता क्या, C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो आप देखिए यहाँ पे एक तो हमें इसका कैपेसिटेंस निकालना है, और दूसरी बात करनी थी कि ये प्लेट हमने क्यों रखी। प्रेजेंस ऑफ जो हमने थर्ड पॉइंट पे बात करी थी कि जो कैपेसिटेंस है वो अपने आसपास मटेरियल पे डिपेंड करता है, और दूसरी बात जो है डिपेंड करता है प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर। तो कंडक्टर तो ये था हमारे पास, ये हमने इसके पास में रखा। तो इसके पास में रखने से हुआ क्या, देखिए ये निगेटिव चार्ज इसके पास में आ गया। तो ये क्या कर रहा है कि इसकी फील्ड को, यानी इसकी फील्ड को, यानी V को ये कम करने की कोशिश कर रहा है। निगेटिव चार्ज इसका अपोज करेगा फील्ड का, ये पॉजिटिव फील्ड अलग बना रहा है, निगेटिव फील्ड अलग बनाएगा। तो ये वाली जो फील्ड है निगेटिव चार्ज, इसकी फील्ड को क्या करेगा, कम करने की कोशिश करेगा, यानी V को रिड्यूस करेगा। और V जब आपकी कम होगी तो C आपकी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और वापस उसी पे आने के लिए हम क्या करेंगे, V पे आने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें और ज़्यादा चार्ज सप्लाई कर सकते हैं, जिससे उसका कैपेसिटेंस हमारा क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो अब इस कैपेसिटेंस को हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए। तो अंदर हमारी फील्ड क्या होगी, प्लस चार्ज के थ्रू किधर होगी, प्लस चार्ज के थ्रू हमने पढ़ा है E1 की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, किधर जा रही, टूवर्ड राइट। और निगेटिव चार्ज की वजह से भी क्या होगी, E2 इक्वल टू, वो भी हो जाएगी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमारी जो ई नेट फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी, E1 प्लस E2, एक ही डायरेक्शन में है। हालांकि वेक्टर सम लिखना चाहिए था, लेकिन दो वेक्टर एक ही तरफ है, तो सीधे सीधे हम ऐसे ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, चार्ज अपान एरिया। तो ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आ रही है, अंदर की तरफ आ रही है। इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लीजिए कितना है, V है। तो हम लोग पीछे बात कर चुके हैं कि V और E में रिलेशन क्या होता है। तो V और E में रिलेशन क्या होता है, E इक्वल टू क्या होता है, V बाई, यहाँ पर प्लेट का जो गैप डिफरेंस है वो कितना है, गैप जो है वो कितना है, D है। तो V बाई D, यानी जो पोटेंशियल ग्रेडियंट, इस टर्म को क्या बोलते हैं, पूरा टर्म है पोटेंशियल ग्रेडियंट। वही पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E इंटू डी। अब सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, E की वैल्यू क्या थी, ये उठाइए और यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। तो ये क्या हो गई, Q अपान A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो ये आ गया V। हमें बात किसकी करनी है, इसके कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस का बेसिक फार्मूला है ये। तो यहाँ पर C की वैल्यू उठाई, तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q अपान V। तो Q है, V की वैल्यू क्या आई हमारी, Q इंटू डी, Q इंटू डी अपान A एप्सिलॉन नॉट। तो A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला आया, तो यहाँ से Q कैंसिल हो गया। तो C की वैल्यू क्या आ गई, A एप्सिलॉन नॉट अपान D। तो C की वैल्यू क्या है हमारे पास आई, A एप्सिलॉन नॉट अपान D। तो ये जो कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारे पास आई है वो किसके लिए है, यहाँ पर देखिए हमने दो प्लेटें ली थी। दो प्लेटें जो ली थी उनके बीच में जो मीडियम अभी यहाँ पर प्रेजेंट हमने जो दिखाया था, वो मीडियम क्या था हमारा, वो मीडियम क्या था, एयर रखा हुआ था। तो इसलिए यहाँ पर हमारी जो टर्म यूज हुआ है परमिटिविटी, वो एप्सिलॉन नॉट है। हालांकि यहाँ पर इसके बीच में एयर नहीं होता है, इनके बीच में हम लोग क्या भरते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी मटेरियल भरेंगे, जो डिपेंड हमने पॉइंट नंबर 2 बताया था कि कंडक्टर के आसपास सराउंडिंग में क्या डिपेंड करता है, मटेरियल वाला पार्ट भी। तो यहाँ पर जो मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या होगा, डाई इलेक्ट्रिक। उस मटेरियल का फिजिकल टर्म क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ये जो कैपेसिटेंस है वो किसके लिए है, एयर के लिए बात करी हुई है। तो जब हम इसमें डाई इलेक्ट्रिक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लास्ट पॉइंट है, या ध्यान से दिमाग में बैठा लेना है हमको। अगर हम इसमें एयर की बजाय डाई इलेक्ट्रिक भर देते तो क्या होता, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती ना हमारी अंदर नेट, वो एक्सटर्नल फील्ड की जो आपने लगाई हुई थी ये फील्ड जो थी नेट, उसका के फैक्टर रिड्यूस हो जाती। और इसी तरह जो हमारी जो पोटेंशियल होता नेट डाई इलेक्ट्रिक भरने के बाद,
वो पोटेंशियल का के फैक्टर ये भी रिड्यूस हो जाता। और जो कैपेसिटेंस है हमारा, वो जो नया कैपेसिटेंस है वो इस कैपेसिटेंस के यानी एयर के कैपेसिटेंस का क्या होता, के टाइम्स इंक्रीज कर जाता। एयर के कैपेसिटेंस का ए टाइम इंक्रीज कर जाएगा। तो ये तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, जब डाइलेक्ट्रिक भर देंगे तो डाइलेक्ट्रिक भरने पे क्या होगा, के फैक्टर इंक्रीज कर जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो एयर की जनरली ये वाला फार्मूला आप याद रखिए। अगर एयर की बात हो तो के की वैल्यू यहाँ हम लोग 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पीछे से पढ़ चुके हैं। और अगर मेटल की बात करें तो मेटल में के क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। देखिए अगर हम मेटल यहाँ पर डाल दें तो ये दोनों प्लेट क्या होंगी, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगी और प्लस चार्ज माइनस चार्ज क्या होगा, सब न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी उसका कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये कैपेसिटेंस का जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का उसका कंसेप्ट था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इसमें जो बात करेंगे, खास बात जो है कि इसका यूज़ जो है हमने जैसे बताया एनर्जी का, तो एनर्जी का कैलकुलेशन क्या होगा वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो स्पेशली इसके जो दो डेरिवेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये वाला कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, उसके कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, और दूसरा जो कैपेसिटर का जो यूज़ है वो एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, इसलिए हमें इसकी एनर्जी कैलकुलेशन की बात भी करनी होगी, वो बहुत पूछा जाता है। फिर इसके बाद जो न्यूमेरिकल्स हैं, कौन कौन से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, तो इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।